तो आज के इस लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर में, हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो गाइस कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। द रीज़न इज़ मेरे भी कुछ शेड्यूल्स थे जो अभी ख़त्म हो चुके हैं और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरा रूल है कि हमें मालूम करना पड़ेगा व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, हमें पहले वो देखना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी पर्सन को क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम लोग किसी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, इन फ्यूचर वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, नॉलेज गेन सके, ताकि वो इन फ्यूचर में क्या करे, बेटर डिसीजंस ले पाए। ठीक है, या तो कंपनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे उसको वो क्या कर सके, मैनेज कर पाए। ठीक है, उसी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का मतलब ही क्या होता है, एक पर्सन के अंदर ऐसा एबिलिटी हो ताकि वो क्या कर सके, जल्दी से जल्दी कुछ कुछ चीजें है ना फटाक से लर्न कर सके और वो क्या कर सके, उस चीज को इन फ्यूचर अपने बिजनेस में अप्लाइड कर सकते। ठीक है, उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। फ्यूचर विजन क्या होता है? फ्यूचर विजन का मतलब एक जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसको फ्यूचर्स के बारे में पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया रहता है। ठीक है, कि इन फ्यूचर कौन सा ट्रेंड आने वाला है, क्या क्या प्रोडक्ट ग्रो करेगी, कौन से प्रोडक्ट नहीं ग्रो करेंगे, उसको पहले ही मालूम रहता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है। एंड द थर्ड पार्ट इज हार्ड वर्क। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो फ्यूचर के विजन्स को भी सब कुछ सोच के चलता है, वो अपनी कंपनी को वैसे ही रन करवाता है। तो वो क्या रहता है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ताकि वो क्या कर रहा है, अपने सारे स्ट्रेटेजीज सब कुछ नोट कर रहा है एंड दे वी आर लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या चीज़ हमको अप्लाइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, वो वर्क उस पर कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सके। आई होप आप लोग को ये 3 पॉइंट क्लियर हो। नाउ टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? देखो आज के टाइम पे ना एआई आ रहा है, तो जो बहुत नए नए एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, पुराने एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उन लोग ध्यान देते हैं कि जैसे कि अगर न्यू थिंग्स आ रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है तो हमको उसके बारे में आइडिया हो, तभी ना वो अपनी कंपनी को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सके, तभी ना वो ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल पे जैसे देख लो, पहले हमारा एक फोन आता था जिसका नाम क्या था, नोकिया। ठीक है, नोकिया का फोन सभी लोग ने यूज किया रहेगा, आई होप सभी लोग ने यूज किया रहेगा। पहले के टाइम पे यही फोन चलता था। तो नोकिया ने क्या किया, उसका जो आप लोग डिजाइन मालूम, उसका नॉर्मल सा कीबोर्ड वाला डिजाइन था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए कि टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई और ना जो नए नए जो ब्रांड्स थे उन्होंने अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए थे। अभी देखो हर किसी पर्सन को ना नई नई टेक्नोलॉजी यूज करने का मन करता है। तो क्या नोकिया के जो फाउंडर्स थे उन्होंने क्या किए, उन्होंने सोचा कि यार हमारा नोकिया का ऑलरेडी इतना बिक ही रहा है, तो हम ऐसे कुछ चेंज नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ नहीं लाएंगे। और यही कारण था नोकिया का डूबने का। अभी बताओ, अभी नाउअडेज तुम लोग को मालूम है कि अभी सैमसंग S24 अल्ट्रा है, वो 200 मेगापिक्सल दे रहा है। तो पीपल का क्या है कि क्यूरियोसिटी है कि हम वो फोन क्यों ना ट्राई करें। अगर वहीं पे जो सेम फोन कोई 50 मेगापिक्सल देता रहेगा, 50 मेगापिक्सल का, तो आप उसको नहीं ट्राई करोगे, क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो जो ट्रेंड आ रहा है, S24 का ज्यादा अच्छा क्लैरिटी है, तो क्या कर रहे हैं, पब्लिक उस पर शिफ्ट हो रही है। वैसे ही है ना कि नोकिया ने चेंजेस नहीं किए, न्यू टेक्नोलॉजी आया मार्केट में, इन ट्रेंड आया, तो उसके हिसाब से उसने चेंज नहीं किया अपना प्रोडक्ट, जिसके वजह से वो क्या हुआ, नोकिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और दूसरी कंपनी ग्रो करने लगी। ठीक है, तो एक जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, वो अवेयर रहता है कि मार्केट में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है और उसका मेरे को नॉलेज होना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप एक कॉन्फिडेंट वे में टॉक करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत बेकार है, आप टॉक नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या रहेगा, वहां पे आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वहां पे कुछ ना कुछ
कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जिसके वजह से आपका बिजनेस प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो वो बेटर हो, ठीक है। हाईली ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो हाईली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या रहता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर रहता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है, वो हमेशा ना थिंग्स को पॉजिटिव वे में ही लेके चलता है। कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए क्यों ना हो, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही सोचेगा और वो पॉजिटिव ही अपने कंपनी को ग्रो भी करेगा, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर का यही उसके छुपे हुए बोलते हैं ना हम लोग, यही उसकी खासियत होती है ना कि वो अपने कंपनी को क्या कर रहा है, लॉस टू लॉस में वो क्या करे, कुछ ऐसे डिसीजंस ले ताकि वो क्या कर सके, अपने कंपनी को ग्रो कर सके। इसीलिए उसको एंटरप्रेन्योर बोला गया। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अ पर्सन हु हैव लाइक बोल सकते हैं हम लोग, वो एक ऐसा पर्सन है जिस जो है ना इनोवेटिव आइडियाज थिंक करके रहता है ताकि वो क्या कर सके, न्यू न्यू आइडियाज लेके आए और मार्केट में उस चीज को अप्लाई करे ताकि वो क्या हो, हमारा जो कंपनी है वो ग्रो करे। अब देखो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। देखो एक एंटरप्रेन्योर के पास ना न्यू न्यू आइडियाज लाएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू आइडियाज चलते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो ना तो मोटोरोला ने एक फोन लाया था जो था ना, एक समझो ये एक फोन है, स्क्रीन टच फोन है, उसको आप लोग है ना घुमा के ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये भी एक फोन है, यहाँ भी एक फोन है। ये न्यू इनोवेटिव आइडिया था बट ये मार्केट में चला नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन किसी को पसंद नहीं आया ये आइडिया। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं ताकि ये जो भी लॉस हो रहे हैं ना वो एंटरप्रेन्योर को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। द रीजन इज, क्या है द रीजन? अगर समझो आपके बोर्ड्स आ रहे 12th के, अगर आपने अभी से सोच लिया कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करो, अंकित सर के रिवीजन लेक्चर्स देखो। बस अगर आप ये लेक्चर्स देख लोगे ना, नहीं तो नहीं, आप है ना 85 क्रॉस कर दोगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। अब देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या था, यही था ना कि अंकित सर का मैं लेक्चर देख लूंगा, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, मेरे सारे डाउट जो भी था सर ने एकदम इंपॉर्टेंस दे दिया, मैंने देख लिया और मेरा 80-90 तो आना फिक्स है। ये होता है कॉन्फिडेंस। तो ऐसा एक एंटरप्रेन्योर भी सोचता है कि मैं क्या करूं, मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लाऊं जो सबको पसंद है और 100% वो पसंद ही आएगा सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया और ये बहुत इजी था, कुछ इसमें डिफिकल्ट वाली चीज़ों तो थी नहीं, आप लोग खुद से भी थिंक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो उसके क्वालिटीज क्या क्या होते हैं। डिसिप्लिन्ड, पहला पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। वो पर्सन क्या रहेगा, जो भी एक एंटरप्रेन्योर रहेगा ना, वो एकदम से उसका कुछ शेड्यूल रहेगा कि मेरे को 4 बजे उठना है, 5 बजे तक मेरे को क्या करना है, जो भी मेरा योगा है, वॉकिंग है, जो भी करना है मेरे को जिम में करूंगा, फिर उसके बाद रीड करूंगा, न्यूज़ देखूंगा। तो ये क्या एक डिसिप्लिन है जो एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं और तभी वो लाइफ में क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं, ठीक है। नाउ अभी देखो कॉन्फिडेंस, सेम चीज आ गया। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉन्फिडेंस मतलब क्या, कि भाई आपके पास कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और ये मार्केट में चलेगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा तभी ना आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तभी आप भी ग्रो करोगे, ठीक है। ओपन माइंडेड, देखो एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो हमेशा ओपन माइंडेड रहता है, वो हर एक चीज को समझता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई नॉनसेंस वाली बातें कर रहा है तो क्या मैं हंसू, नहीं, वो ना एकदम फोकस्ड रहेगा, वो सोचेगा उसके बारे में कि उसने क्या बोला क्या नहीं। अगर उसको लगा कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है तो क्या करेगा, छोड़ देगा, और अगर उसको लगेगा कि वो सही है तो क्या करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा। तो वो पर्सन इज ओपन माइंडेड रहेगा। अब देखो सेल्फ स्टार्टर का मतलब ही क्या होता है, लाइक तुम लोग ने देखा रहेगा शार्क टैंक, मालूम है शार्क टैंक क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड के जो सीईओ रहते हैं या फाउंडर्स रहते हैं वो आके बैठते हैं एंड वो नए नए एंटरप्रेन्योर्स से मिलते हैं और उनके कंपनी के बारे में जानते हैं। देन फिर वो क्या करते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट आया तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो वो जो जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, वो जो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं ना, उन लोग आप देखोगे ना, उन लोग है ना स्टार्टिंग से खुद सेल्फ स्टार्ट किए रहते, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। उनकी स्टोरी सुनोगे ना, वो बताते कि पहले हम लोग ने यहाँ से थोड़ा सा कैपिटल जमा किया, वर्क करने के बाद फिर अपने न्यू आइडियाज पे हम लोग ने वर्क किया,
देन फिर उसके बाद उसको हम लोग ने धीरे 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 करके ग्रो किया। देन फिर उसके बाद हम लोग क्या है, एक ऐसे टाइम पे आ गए जहाँ पे हमको कैपिटल की ज़रूरत है ताकि हम क्या कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ठीक है, तो दैट पर्सन वी कॉल्ड एज सेल्फ स्टार्टर। अब देखो कॉम्पिटिटिव का मतलब ही क्या होता है, आपको भी मालूम है कि मार्केट में ना देयर आर सो मेनी सेलर्स, सेलर इतने ज्यादा है ना, और सेम प्रोडक्ट को लेके सेलर ज्यादा है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ नई टेक्निक्स यूज करो या आपके प्रोडक्ट कुछ अलग वे में आप रिप्रेजेंट करो ना कस्टमर्स को, अगर आपका अट्रैक्टिव दिखे, द थिंग इज व्हाट, अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिख रहा है मार्केट में वही चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो क्या होता है, अभी मार्केट में यीपी यीपी नूडल्स फिर आता है अपना मैगी, ये भी है, पर दोनों में से सबसे ज्यादा चलता कौन है, मैगी। क्यों, एडवर्टाइजमेंट अच्छा है उसका। यीपी का एडवर्टाइजमेंट कितने साल पुराना है, उसने कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज नहीं किया, वो 5 रुपए में भी बेचता, बट स्टिल पीपल नहीं खरीदते उनका। 14 रुपए का मैगी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, पहले 12 था 14, बट स्टिल पीपल क्या प्रिफर कर रही है, मैगी प्रिफर कर रही है। ठीक है, तो क्या कॉम्पिटिटिव मार्केट है भाई, अगर आप कुछ एक्शंस नहीं लोगे, मार्केट के ट्रेंड में इन्वॉल्व होके कुछ नए नए टेक्निक्स नहीं लाओगे तो आप पीछे हट जाओगे। तो ये सारी चीजों में क्या है, बिजनेस में कॉम्पिटिटिव है बहुत बिजनेस। ठीक है, अब देखो क्रिएटिविटी का मतलब ही क्या होता है, कुछ नया करना। जब भी कुछ क्रिएटिविटी करोगे और पब्लिक को उस चीज के बारे में मालूम पड़ेगा तो पब्लिक खुद ब खुद अट्रैक्ट होगी ना। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर पे कितना भी डिफिकल्टीज आ जाए, मतलब समझ लो अगर ऐसा एक ऐसे भी एक ऐसे समझ लो ऐसे कुछ डिफिकल्टीज आ जाए कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, उस टाइम पे भी वो क्या करेगा मालूम है, बेटर डिसीजंस लेगा, क्योंकि वो वैसा ट्रेन हो चुका है कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूँ, उसको वो सब कुछ मालूम रहेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या कर चुका है, उसके ऊपर ट्रेन कर चुका है, नॉलेज ले चुका है, अपने स्किल्स को डेवलप कर चुका है। ठीक है, उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप क्या करोगे, अपने कंपनी को ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हो। ग्रो कैसे करोगे, इन फ्यूचर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अच्छे से बात कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशंस बढ़ेगा और क्या रहेगा, जो सामने वाले जो क्लाइंट रहेंगे उसका आप पे ट्रस्ट भी बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एथिक का मतलब मैंने बताया था आपको, रूल। ये जो रहता है ना रूल, उसके ऊपर वो लोग बहुत फोकस करते कि भाई अगर रूल जो है, अगर टास्क एक हफ्ते में कंप्लीट करना है तो करना ही है। एंटरप्रेन्योर्स का गोल है वो, क्योंकि वो उस गोल को एकदम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है। अब देखो पैशन मतलब क्या, देखो हर एक एंटरप्रेन्योर है ना अपने वर्क को ना एज अ पैशन करता है, ताकि उसमें क्या कर सके, वो अपने वर्क को एकदम अच्छे से हंस के कर रहा है। अगर आप स्ट्रेसफुली वर्क करोगे ना तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, अगर पैशन से करोगे ना अपना कोई भी वर्क बिजनेस तो अच्छा खासा ग्रो करेगा। ठीक है, नाउ अच्छा ये हमारा फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब देखो इसके क्या क्या फंक्शंस है वो हम लोग देखते हैं। इनोवेशन, देखो एक एंटरप्रेन्योरशिप है ना बेसिकली है ना इनोवेटर होता है। इनोवेटर का मतलब क्या, जो न्यू आइडियाज लेके आए मार्केट में, ठीक है, उनको बोला जाता है इनोवेटर्स। ठीक है, इनोवेटर्स अ पर्सन हु क्रिएट्स न्यू आइडियाज न्यू थॉट्स, मार्केट में लेके आए फ्यूचर विजन के साथ, और उस पर क्या कर रहे, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे और अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे, वही होता है। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए हमको क्या करना है, हमारे डिसीजंस अच्छे से लेने, ताकि हम क्या कर सके, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर हम लोग फोकस कर सके और अपनी कंपनी को ग्रो कर सके। एक ही चीज है सब, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। देखो मार्केट को डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक नए मार्केट में एंटर हो रहे हो या आपका जो प्रोडक्ट है वो नए मार्केट में आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस मार्केट के बारे में रिसर्च करोगे। तो उस मार्केट में रिसर्च करोगे, एनालाइज करोगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा यार मतलब एक ये जो प्रोडक्ट है XYZ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, दैट मीन्स आपका जो कॉम्पिटिटर रहेगा वो XYZ प्रोडक्ट रहेगा। तो आपको देखना है कि वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज कर रहा है, क्या क्या
टेक्निक्स यूज कर रहा है जिससे उसके प्रोडक्ट्स ग्रो हो रहा है। तो उस मार्केट में आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तब जाके आप उस मार्केट में एंटर कर पाओगे। तो उसी से क्या होगा, आपका जो मार्केट का डेवलपमेंट है ऑटोमेटिकली होगा और आप अपने प्रोडक्ट को भी उस हिसाब से डेवलप कर पाओगे। ठीक है, देखो फिर से आया न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी नाउ अडेज देखो आप क्या कर सकते हो, ग्लोबली ट्रेड कर सकते हो। तो हर एक कंट्री में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जापान में देख लो, जापान में हर एक चीज को लेके क्या है, मशीन्स बनाई गई है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है ना उसको हर एक मशीन्स के बारे में मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो तभी ना वो क्या कर सकेगा, इन फ्यूचर अगर उसको वो मशीन इंडिया में लाना पड़ा, इंडिया के मार्केट में उस मशीन को डालना पड़ा, तो क्या कर सके, उस चीज को अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाए, तभी वो क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। अगर वो अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा तो उसका मार्केट कैसे चलेगा अच्छे से। ठीक है, नाउ गुड रिलेशन। अभी देखो गुड रिलेशन मीन्स व्हाट, अगर आप है ना किसी क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार रख रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, अच्छा प्रॉफिट दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिलेशंस रहेगा ना बिजनेस का स्ट्रांग हो जाएगा और आप लोग इन फ्यूचर्स और भी डील कर पाओगे, जिससे क्या होगा, आपका जो रिलेशन है और अच्छा हो पाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंड, जो भी आपके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं या जो भी आपके पास फंड है उसको आप क्या कर सको, अच्छे से मैनेज कर पाओ, वही बताया इसमें। टेकिंग डिसीजंस, मतलब कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको क्या करना है, आपका जो डिसीजन है वो प्रॉपर लेना है ताकि कंपनी को कोई भी लॉस ना हो। आप दैट मीन्स अगर आपने कोई डिसीजन बोला तो कंपनी उस पर एग्जीक्यूट करेगी, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो कंपनी को लॉस भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, एंटरप्रेन्योर्स हर एक चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, देन उसके बाद डिसीजन लेता है। ठीक है, ये भी हो गए पॉइंट्स। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी देखो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्या होता है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने स्किल्स को और नॉलेज को डेवलप कर सके, ताकि वो इन फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले पाए। ठीक है, बेटर डिसीजंस के साथ साथ वो क्या कर सके, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको वो सॉल्व कर सके। अब देखो इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब ही क्या होता है, मैंने तो बताया ना आपको कितने बार, न्यू आइडियाज लेके आ रहे हो मार्केट में और उस न्यू आइडियाज पे आप वर्क कर रहे हो, देन फिर उस वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो मार्केट में, उसको बोला जाता है इनोवेशन। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना वो न्यू प्रोडक्ट लेके आता है कस्टमर के पास, तो कस्टमर भी अगर सेटिस्फाई हो रहा है उसके नए प्रोडक्ट से तो क्या होगा कि उसको प्रॉफिट होगा, उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, और प्लस इसी के साथ हमारा क्या रहेगा, इकोनॉमिक जो है वो ग्रो होगा। ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग। अभी देखो क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज को ना ऑर्गेनाइज करो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई समझो कि आपका बहुत प्रोडक्ट है, तो उसको प्रोडक्ट को कोई नए प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो दिल्ली में, तो आप क्या कर रहे हो, मुंबई में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, चेन्नई में बेच रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करोगे उसके प्लेस के हिसाब से, या उसके वेयर हाउसिंग उसको कहाँ रखना चाहिए, कौन से मार्केट में बेचना है, ये सारी चीज को आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, उसी को बोला जाता है। अब देखो क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी मीन्स व्हाट, इनोवेशंस, नए नए आइडियाज लेके आओ, नए नए एक्टिविटीज आएंगे, उसमें हम लोग उस प्लान को हम लोग रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे, अगर वो सही रहा तो हम उसको क्या करेंगे, मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब देखो मैनेजेरियल स्किल्स होना चाहिए आपके में, और लीडरशिप वाली बातें भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो टीम है कभी डीमोटिवेट फील करे तो आप क्या कर सको, वहाँ पे मोटिवेट कर सको, उनको लीड कर सको और उनको एक नया डायरेक्शन बता सको, ताकि इस चीज़ को आपको कैसे टैकल करना है, ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। ठीक है, जो मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स में होती है। अब देखो स्किलफुल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्किलफुल मतलब उसके पास, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, उस पर्सन को ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, स्किल्स और नॉलेज को डेवलप कर सके। तो वो क्या करे, वो स्किल्स नॉलेज को डेवलप करके ताकि इन फ्यूचर में वो बेटर डिसीजंस ले सके, तो ये ऑलरेडी उसके पास रहता है, ताकि वो क्या कर सकता है, उसका जो मैनेजमेंट है उसको वो क्या करे, अच्छे से चला सके।
अब रिस्क बियरिंग, भाई इतना नया इनोवेशन लाएगा तो रिस्क तो रहेगा ही ना, ठीक है। गैप फिलिंग फंक्शन, गैप फिलिंग फंक्शन का मतलब ही वही होता है कि अगर कहीं पे कोई चीज छूट रहा है तो उसको वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अब देखो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये पूछता तो है नहीं। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग दिया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा जाता है ताकि जो नए नए एंटरप्रेन्योर थे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके और कुछ नया सीख सके, वही है बाकी, और इसमें कुछ तो है नहीं, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अभी देखो ये आप लोग एक बार बाय हार्ट कर लेना, ऊपर से देख लेना क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अभी देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखो स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या है, अभी आप लोग को मालूम रहेगा शार्क टैंक इंडिया, आप लोग अगर देखते हो कि नहीं देखते आई डोंट नो, बट शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है कि आपको मालूम भी नहीं रहेगा कि ऐसे ऐसे नए नए एंटरप्रेन्योर्स और नए नए ब्रांड्स है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, बट आपको उसके बारे में मालूम नहीं रहेगा क्योंकि वो स्टार्टअप्स कंपनी है। स्टार्टअप्स मोस्टली पीपल्स को मालूम नहीं रहते और कोई कोई स्टार्टअप्स ऐसा रहता है जो अच्छा परफॉर्म करता है और वो अपने कंपनी को धीरे 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 करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वही बताया गया स्टार्टअप्स में। अब ये स्टार्टअप्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, आप एक बार ऊपर से लर्न कर सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, नेचर ऑफ लोन क्या होता है, पर्पस ऑफ लोन, साइज ऑफ लोन, ये सारी चीजें आप लोग देख लो। इंटरेस्ट रेट ये ऑलरेडी स्टार्टअप रहता है तो कम रेट में मिलता है, सिक्योरिटीज प्रोवाइडर रहते हैं, रीपेमेंट करना पड़ता है हमको, वर्किंग कैपिटल, मार्जिनल मनी, ये सब कुछ देख लो। देखो एग्रो टूरिज्म और रूरल टूरिज्म, न्यू अप्रोच टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। देखो ये एग्रो टूरिज्म क्या होता है, देखो एग्रो टूरिज्म क्या होता है मालूम है, नाउअडेज हर एक चीज है ना मशीन्स के थ्रू होने लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू जनरेशन के लोगों को मालूम नहीं रहता है कि फार्मिंग कैसे होती है, हमें कैसे पहले के ट्रेडिशनल मेथड्स में कैसे फार्मिंग करते थे, वो सारी चीजें नाउअडेज जनरेशन को नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं उन लोग ऑर्गेनिक चीजें बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है देयर आर सो मेनी ब्रांड्स लाइक जो बोलती है कि हम ऑर्गेनिक चीजें ही बेचते हैं, लाइक आप लोग देखते रहोगे बहुत सारे, कभी शॉपिंग करोगे तो आपको अलग से ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक फूड्स इसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि ये क्या करती है, मैनी पीपल हैव लॉस्ट टच विथ हाउ देयर फूड इज प्रोड्यूस्ड और रीजन वेर इज originated. Agrotourism offers tourists a chance to reconnect with the land and provides hand-on experience. तो हम लोग ये लोग क्या करते हैं, न्यू न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, उन लोग है ना नए जनरेशन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपको ना अपने लैंड से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि जो किसान है वो कैसे फूड को ग्रो करता है, क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, वो सारी चीजें आपको बता सके, ठीक है। वही बोला गया है। एग्रो टूरिज्म इन महाराष्ट्र, अब ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को क्या करना चाहिए, नाउअडेज आपको भी मालूम है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे खेती बाड़ी होती है जहाँ पे वीट उगाए जाते, कॉर्न उगाए जाते एंड बनानास उगाए जाते हैं, शुगर कैन उगाए जाते। तो ये सारे जो चीज़ों को क्या है हम लोग सपोर्ट करें कि न्यू जनरेशन को हम ये सारी चीज़ें बता सके कि ये कैसे ग्रो होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, कैसे इनको लैंड से कनेक्ट करना है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का थॉट है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो आपको देखना है। अब देखो ये एक्टिविटीज ऑफ एग्रो टूरिज्म, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, लाइक आउटडोर रिक्रिएशनल, लाइक ट्रैकिंग करो, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग, ये सारी चीज़ें होती है जो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कैसे फार्मिंग होता है, कैसे राइस का प्लांटेशन होता है, कुकिंग एक्सपीरियंस ऑन चूल्हा, चूल्हा यू नो व्हाट इज चूल्हा, लाइक आपको मालूम रहेगा कि विलेज पीपल्स जो रहते हैं ना वो मिट्टी मिट्टी का उनका वो रहता है, मिट्टी का ये यहाँ से आप लोग लकड़ी डालते हो और यहाँ से क्या होता है आग निकलता है, देन इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, अपने रसोई को रखते हैं और वो कुक होता रहता है खाना। आपने देखा रहेगा अपने गांव में अगर आप कभी भी विजिट करो तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है। तो बाकी हॉस्पिटलिटी सर्विस, फार्म स्टेज, गाइड टूर्स, आउटडोर सर्विस और डायरेक्ट सेल्स, यूपी कॉपरेशन एंड रोड साइड स्टैंड। देखो आप लोग देखे रहोगे अपने गांव में कि लोग है ना अपने लाइक
एक होता है लेक होता है, वहां से तुरंत ही उन लोग क्या करते हैं, फिश को पकड़ते हैं एंड देन फिर वहीं रोड पे सेल करते हैं उन लोग। तो वो भी आप देख सकते हो, वो क्या होता है, डायरेक्ट सेल होता है। और हम जो आज मुंबई में होता है फॉर एग्जांपल, पोर्ट पे हम लोग क्या जाते हैं, पोर्ट पे जो नाउअडेज जो मॉडर्न सिटी में आप लोग फिश की दुकान देखते रहोगे, उन लोग क्या करते हैं, पोर्ट पे जाते एंड पोर्ट से एक ही बार क्वांटिटी में फिश खरीदते, देन फिर वो अपने यहाँ पे लेके आके उन लोग सेल करते। वो प्राइमरी सेल नहीं, वो डायरेक्ट सेल नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, वो सेकेंडरी सेल होता है। अब देखो इंट्राप्रीनियर्स क्या होता है एंड एंटरप्रीनियर्स के बारे में तो मालूम है। इंट्राप्रीनियर्स मतलब क्या होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं बेसिकली, जो ना न्यू न्यू आइडियाज सोचते हैं। मतलब उनका काम क्या रहता है, न्यू न्यू आइडियाज सोचे, अगर हाँ वो आइडिया सही रहा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब इंटरप्रीनियरशिप का ही मतलब होता है कि एम्प्लॉयज भी क्या कर सकते हैं, न्यू थिंकिंग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये कोई बंदा है जो ट्रेनिंग लेके आया है, स्किल्स डेवलपमेंट करके आया, वही एक एंटरप्रेन्योर, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। कोई कोई एम्प्लॉयज होते जो अपने डे टू डे बाय प्रैक्टिस में सीखते रहते हैं, या उनको लाइफ रियलाइज कराती है क्या चीज होना चाहिए क्या चीज नहीं होना चाहिए, तो उनको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स इट, हमारा यहीं तक था और ये खत्म हुआ हमारा चैप्टर। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, लाइक एंड शेयर दबा के करो, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आगे भी रिवीजन लेक्चर लेके आऊँ। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।